एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे जैसे एंट्रेंस एग्जाम पास आते जा रहे थे वैसे वैसे मिस्टर वांग भी सभी बच्चों के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट होते गए और वो उनके प्रैक्टिकल टेस्ट भी ले रहे थे ताकि वो लोग मेन एग्जाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाए। पर इसके साथ साथ वो क्लास में प्रैक्टिस टेस्ट के रिजल्ट भी बताते हैं जिसमें चैन ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि उसे अपनी डैड की बहुत ही फिक्र थी। इसलिए उसके टीचर उसे डांटते भी है कि उसे क्लास में ध्यान देना चाहिए। चैन फिर यहाँ से अपने डैड के लिए हॉस्पिटल में डिनर लेकर जाता है जहाँ वो उनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा था कि वो कॉलेज के बाद फान से शादी करेगा क्योंकि वो उसे पसंद करता है। दोनों जल्दी पेरेंट्स भी बन जाएंगे और एक अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। जिस पर उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो भी फान को उसकी वाइफ की तरह ही देखते हैं। फान बहुत ही अच्छी लड़की है तो उसका ख्याल उसे अच्छे से रखना होगा और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के अपनी मैरिज लाइफ पर ध्यान देना होगा क्योंकि वो भी चैन और फान को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इमेजिन करते हुए देखते हैं और अगर फान की सच में उसके साथ शादी हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जो डिस्कस करते हुए दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब देखते ही देखते एंट्रेंस एग्जाम का दिन भी करीब आ गया था। उसमें सिर्फ एक ही दिन बाकी था जिस पे उन सभी लोगों का फ्यूचर डिपेंड करता था। इसलिए मिस्टर वांग अपने सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से तैयारी करने के लिए कहते हैं और समझाते हैं कि उन्हें किस तरीके से पेपर बिना गलती के देना होगा क्योंकि आज उनकी लास्ट क्लास थी। और वो सारे बच्चों को यही बताते हैं कि जब उन्हें पहली बार ये क्लास अलॉट हुई थी तब उन्हें वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। पर जैसे धीरे धीरे उनको पता चला कि उन सब के अंदर कितनी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं और वो कितना कुछ कर सकते हैं तो वो उन्हें सपोर्ट करने लग गए। जहाँ वो ये भी प्रॉमिस करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के बाद वो सभी लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट भी ज़रूर करेंगे। जिसके बाद अब वो पूरी क्लास के साथ एक ग्रुप फोटो लेते हैं और अगले दिन उन लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर पेपर कंप्लीट करते हैं। पर चैन अपने डैड को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी डैड हॉस्पिटल में एडमिट थे और किसी तरीके से वो अपना पहला एग्जाम दे देता है। पर जब वो अपने लास्ट एग्जाम के लिए चेकिंग लाइन में होता है तभी उसे अपने डैड के बारे में मैसेज आता है जिसे पढ़कर वो फटाफट से हॉल से भागकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है क्योंकि असल में उसके डैड की मौत हो चुकी थी। वो मरते वक्त बस यही इमेजिन कर रहे थे कि चैन को एक अच्छे कॉलेज से एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है और वो लेटर दिखाने के लिए चैन हॉस्पिटल में आए हैं। लेकिन असलियत में तो अब वो नहीं रहे थे जहाँ पर उनके साथ फान के डैड भी मौजूद थे। तभी चैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ वो अपने डैड को देखकर बहुत ही ज़्यादा रोता है और उसे वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं कि किस तरीके से उसके डैड उसका ख्याल रखते थे और वो दोनों साथ में कितना एंजॉय करते थे। जो सब कुछ याद करके अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस करता है और ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल था क्योंकि उसे अपना एग्ज़ाम भी छोड़ दिया था और जब तक वो उनसे आखिरी बार मिल पाता उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। जिसके बाद वो पूरी रात अपने डैड की जैकेट को लेकर अकेला रोता रहता है जिसे वो अपने डैड को गिफ्ट करने वाला था। इसकी वजह से फान भी उसे संभाल नहीं पाती क्योंकि वो समझ चुकी थी कि चैन को अभी टाइम की ज़रूरत है इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। अगले दिन अब वो फान और उसकी फैमिली के साथ मिलकर अपने डैड के फ्यूनरल की लास्ट रिचुअल पूरे करता है। यहाँ वो किसी से भी बात नहीं करता। जहाँ हम देख पाते हैं कि उनकी शॉप भी अब बंद हो चुकी थी। वहाँ बैठकर वो अपने डैड को याद कर रहा था। तभी फान उसे लंच करने के लिए बुलाने आती है तो वो झूठ कह देता है कि वो लंच कर चुका है और उसे बिल्कुल भी भूख नहीं है। जो सुनकर फान उसके पास ही बैठ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि चैन ने लंच नहीं किया है। वो दुखी होकर पूरे दिन वहीं पर बैठा रहेगा और लंच भी नहीं करेगा। तभी चैन का फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है जो कि उससे बात करने की कोशिश करता है पर चैन खुद ही आगे से उसे बोल देता है कि वो बाकी लोगों को भी कॉल करके बुला ले क्योंकि वो आज बास्केटबॉल खेलने वाले हैं। यानी कि चैन अब अपने इमोशनल फेज से निकलना चाहता था। जैसे कि उसके डैड चाहते थे कि वो अपनी लाइफ एंजॉय करे तो ये सब कुछ करना चाहता था। उसे खुश देखकर अब उसका फ्रेंड भी खुश हो जाता है और वो और दोस्तों को कॉल करने के लिए चाहता है। जिसके बाद चैन फान को भी लंच करने जाने के लिए बोलता है और समझाता है कि वो भी लंच करने जल्दी आएगा जिससे कि फान भी खुश हो जाती है। फिर जब चैन अपने घर पर आता है तो फ्रिज से अपने डैड के हाथों का बनाया हुआ पिकल निकालता है जहाँ उसे याद आता है कि जब उसके डैड इसे बनाया करते थे तब वो अपने डैड को बनाने से मना करता था क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन अब जब उसके डैड नहीं रहे तो वो उन्हें मिस करते हुए उसे खाने लग जाता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होता है अपने डैड को याद करके क्योंकि उनके हाथ का बनाया हुआ अचार अब उसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। अगले दिन अब फान के डैड चैन से मिलने के लिए आते हैं। वो उसे यहाँ पर उसके डैड की बनाई हुई कुछ पॉलिसीज़ और सेविंग्स देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि चैन घर पर सिर्फ डिप्रेस्ड होकर बैठा रहे। इसीलिए वो उसे समझाते भी हैं कि उसके डैड अगर जिंदा होते तो वो भी यही चाहते कि वो एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले और एक अच्छी जॉब करे। जो सुनकर चैन काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके डैड उसके लिए बहुत सारी सेविंग्स कर रखी थी और उसके लिए इतना कुछ सोच रखा था। फिर फान के डैड चैन को डिसाइड करने के लिए कहते हैं कि क्या वो उनके साथ अब्रॉड चल सकता है क्योंकि वो लोग फान का एडमिशन अब्रॉड में ही किसी अच्छे कॉलेज
में करवाने वाले थे और वो चाहते थे कि चैन भी उनके साथ आ जाए, या फिर वो अपनी मॉम के साथ भी जा सकता था क्योंकि उसकी मॉम भी उसके सारे एक्सपेंसेस उठाने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए तैयार थी, जिस चीज़ का चैन फिलहाल उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। अफान की मॉम और डैड उसे भी यही बताते हैं कि अफान को अब्रॉड लेकर जाने वाले हैं ताकि वहाँ पर वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, और वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे ताकि वो एक हेल्दी और अच्छी लाइफ जी सके। पर उसे लग रहा था कि अगर वो अब्रॉड गई तो ज़रूर चैन उससे दूर हो जाएगा, इसीलिए वो अपने मॉम डैड को अब अब्रॉड जाने से मना कर देती है और जिद करने लग जाती है कि वो चैन को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि उस वक्त उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस वजह से वो घर से बाहर चली जाती है और चैन को ढूंढने लग जाती है जो कि अपने घर पर नहीं था। लेकिन वो उसे रास्ते में मिल जाता है, जिसे फान सब कुछ बता देती है कि उसकी फैमिली उसे अब्रॉड लेकर जाने वाली है और वहाँ पर वो लोग उसका किसी कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। इस पर चैन उसे बताता है कि वो भी उसके साथ चल रहा है, तो ये सुनकर एकदम से उसकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। वो अब यहाँ पर सब कुछ इमेजिन करने लग जाती हैं कि अब्रॉड जाकर वो दोनों साथ में वेकेशंस कैसे मनाएंगे और साथ में कैसे टाइम स्पेंड करेंगे। पर चैन के फेस को देखकर हम जान पाते हैं कि वो बस फान से झूठ बोल रहा था कि वो उसके साथ आने वाला है, पर असल में वो तो दोनों अलग होने वाले थे और वो फान को हर्ट नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने उससे ये बात छुपाई क्योंकि वो अभी के लिए फान की इस खुशी को स्पॉइल नहीं करना चाहता था। जिसके बाद हम चैन को बैठा हुआ देखते हैं, तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है जो उसे ब्लेसिंग्स देता है और कहता है कि उसे अब्रॉड जाकर भूल ना जाए और जब वो वापस आए तो उसके लिए गिफ्ट ज़रूर लेकर आए। पर वो उसे मना कर देता है और बताता है कि वो वहाँ पर नहीं जा रहा है। उसके फ्रेंड को लगता है कि वो उसकी मॉम के पास जा रहा होगा, पर वहाँ पर भी वो नहीं जा रहा होता। दरअसल वो कहीं नहीं जाना चाहता था और यहीं पर रहना चाहता था। इधर फान खुशी से अपनी सारी पैकिंग कर रही होती है, तभी उसके डैड और मॉम वहाँ पर आते हैं। वो अपनी पैकिंग कर रही थी, पर उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी जो कि उसके बैग में आ ही नहीं रही थी, तो वो कहने लग जाती है कि वो अपना आधा सामान चैन के बैग में रख देगी। तभी उसकी मॉम बताती है कि चैन अब उनके साथ नहीं जा रहा है। ये सुनकर फान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि ज़रूर इसके पीछे वही है, उन्हीं ने उसे साथ में आने से मना करा होगा। पर डैड उसे डांटते हैं और उसकी मॉम से ऐसे बात करने को मना करते हैं। इधर चैन वान वान के साथ होता है, जहाँ वो उसे अपने डिप्रेस्ड रहने की वजह बताते हुए एक स्टोरी सुनाती है, जहाँ वो बताती है कि वो जिससे बहुत ही प्यार करती थी वो उसके ग्रैंडफादर थे, पर एक बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई। उन्होंने कभी भी अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया और लास्ट स्टेज तक पहुँचते पहुँचते वो वान वान को भी नहीं पहचान पा रहे थे। उनके जो केयर टेकर थे वो उनका काफ़ी ध्यान रखते थे, पर फिर भी वो आखिर में मर ही गए। लेकिन वान वान को ऐसा लगता था कि उसके ग्रैंडफादर अभी उसे हेवन से देख रहे हो। ये सब बातें सुनने के बाद चैन वहाँ से चला जाता है। वो बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर फान आ जाती है। वो उसे पूछ लेती है कि वो अब्रॉड क्यों नहीं जा रहा और उसने ये बात पहले उसे क्यों नहीं बताई। तो वो उसे अपने पास बैठाता है और समझाता है कि वो अब मैच्योर हो गया है, उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकता। वो उसे अपने साथ मूवी देखने चलने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देती है, पर वो उसे जबरदस्ती टिकट्स पकड़ाकर चला जाता है। अगले दिन अब चैन मूवी देखने के लिए जाता है। तूफान पहले से उसका वहाँ पर वेट कर रही थी। उसके आते ही वो उससे अंदर चलने को कहती है, पर तब तक वहाँ पर वान वान भी आ जाती है। चैन बताता है कि उसने वान वान के लिए भी टिकट खरीदा था, जो सुनकर फान नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैन अकेला बैठकर एक बुक पढ़ रहा होता है, तभी फान उसके पास आ जाती है और उसे गुस्सा होकर पूछती है कि वो वान वान को अपने साथ क्यों लेकर गया था और क्या वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। तो वो उसे कहता है कि उसे अब लाइफ अपने हिसाब से जीनी है और वो यहीं पर रहना चाहता है और नए फ्रेंड्स बनाना चाहता है। जब फान उसे कहती है कि वो ये सब झूठ बोल रहा है, पर चैन कहता है कि फान उस पर बर्डन है और अब वो कोई भी बर्डन नहीं चाहता, तो अगर फान ठीक नहीं हो जाती तो उसकी लाइफ से चली जाए। ये बोलकर चैन वहाँ से चला जाता है। रात को अफान चैन की कही हुई बातों के बारे में सोचकर दुखी हो रही थी, तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं। वो उसे डिनर के लिए बुलाते हैं, पर वो मना कर देती हैं। तो डैड उसे समझाते हैं कि वो और चैन चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, पर वो 18 साल की होने वाली है, उसे अपने बारे में सोचना चाहिए और वो एक राइटर भी बनना चाहती थी, जिसके लिए उसे बाहर जाना और एक्सपीरियंस लेना बहुत ही ज़रूरी था। वो बोलते हैं कि चैन की डैड की डेथ के बाद वो इस छोटी सी जगह से निकलकर बड़ी सिटी में जा रहे हैं। उनके लिए भी सब कुछ काफ़ी मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन के सारे फ्रेंड्स साथ में पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो फान को कहते हैं कि वो उनके ग्रुप की पहली लड़की है जो कि कॉलेज जा रही है और सभी लोग उसके लिए चीयर्स करते हैं। तो फान यहाँ पर इमोशनल होकर रोने लग जाती है, जिसे चुप कराने के लिए सभी लोग मस्ती करने लग जाते हैं, जहाँ से हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जब फान और चैन बारिश होने पर एक जगह पर साथ में बैठे हुए थे, जब फान उसके शोल्डर पर अपना सर रखकर सो रही थी।
तो चेन उसे देख रहा था और वो यहाँ पर उसे किस कर देता है। पर ये सब कुछ शायद चेन सोच रहा था। अगली सुबह फान अब अपनी पैकिंग पूरी कर रही होती है। जब वो चेन की दी हुई रिंग देखती है तो उसे अपने पास याद आता है जहाँ वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। वो उस रिंग को अपने बैग में रखती है और अपना सारा सामान लेकर बाहर आ जाती है। वो जैसे ही अब अपनी फैमिली के साथ टैक्सी में जाने के लिए बैठ रही थी तभी उसे चेन की याद आती है, इसीलिए वो एक आखिरी बार उससे मिलने जाती है। वो उसका डोर नॉक करती है पर वो अपना दरवाजा नहीं खोलता और कोने में बैठकर रो रहा होता है। फान उसे यहाँ पर काफी रिक्वेस्ट करती है पर वो फिर भी दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए फान अब वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि चैन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। उसके फ्रेंड्स उसे यहाँ पर कुछ लड़कियां दिखाते हैं और उन्हें फान से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि ये लड़कियां फान से भी ज्यादा सुंदर है और पढ़ी लिखी हैं। पर ये सुनकर वो और ज्यादा रोने लग जाता है, जिसे चुप करवाने के लिए उसका फ्रेंड उसे कहता है कि जब फ्यूचर में उन दोनों की गर्लफ्रेंड्स हो जाएंगी तब वो सभी लोग मिलकर हाइकिंग पर जाएंगे। पर चैन बोलता है कि भले ही दूसरी लड़कियां कितनी भी सुंदर क्यों ना हो पर कभी भी फान की तरह नहीं बन सकती। तो उसकी फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि अगर वो फान को इतना ज्यादा प्यार करता है तो उसे अब्रॉड जाने से रोका क्यों नहीं और उसने बना वान वान से प्यार करने का नाटक क्यों किया। इस पर चैन बोलता है कि मैंने पहले अपने डैड को खो दिया और अगर मैंने फान को भी खो दिया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इधर फान अब्रॉड पहुंच चुकी थी। वो चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर कर निकल रही थी। तभी उसे अपने बैग में चैन का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि जब तक वो इस लेटर को पढ़ेगी वो जा चुकी होगी। वो यहाँ पर कुछ उसे ऐसी बातें कहता है जिससे कि वो उसे यही फील करवाना चाहता था कि वो उसके हमेशा साथ है और उसकी मेमोरी में। साथ ही उसमें ये भी लिखा हुआ था कि वो उसे बाय नहीं कहना चाहता था। वो जाते हुए इसका सैड फेस नहीं देख सकता था क्योंकि उसे काफ़ी जल्दी रोना आ जाता है और उसे ब्लेसिंग्स देते हुए कहता है कि वो हमेशा उसके साथ है। जो लेटर पढ़कर फान काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे जाती है जहाँ चैन अपने सभी फ्रेंड्स के बारे में बता रहा होता है कि किसने कौन सी यूनिवर्सिटी चुनी है और उसने अभी भी उस कैन को संभाल कर रखा हुआ था जो कि फान ने उसे दी थी। फान को भी अब्रॉड गए हुए अब काफ़ी टाइम हो गया था और चैन ने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया था। वो एक बहुत ही काबिल आर्किटेक्ट बन चुका था जहाँ उसे अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना होता है और वो यहाँ अपने होम टाउन उस मीटिंग के लिए आया हुआ था क्योंकि असल में वो भी फान के जाने के बाद होम टाउन छोड़कर बीजिंग चला गया था और उसने अभी तक भी वो नेकलेस पहना हुआ था जिसमें उसकी और फान की फोटो थी और अब जाकर उसे उस फोटो के साथ लिखा हुआ कोड भी समझ आता है। वो जान पाता है कि उस कोड का मतलब ये था कि फान हमेशा से उसे अपना सबसे क्लोज पर्सन मानती थी। जिसके बाद वो अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है और वो मन में सोचता है कि इतने सालों से उसने फान से कांटेक्ट भी नहीं किया जबकि वो उसकी सबसे ज़्यादा क्लोज थी। वो उसे मैसेज करने की यहाँ पर सोचता भी है पर वो ऐसा करते करते रुक जाता है क्योंकि उसे अपनी मीटिंग के लिए कॉल आ चुका था। अब वो अपनी मीटिंग के लिए होम टाउन में बने हुए बुक स्टोर में जाता है जो कि बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन किया गया था जैसा कि फान को पसंद था। जब हम जान पाते हैं कि ये बुक स्टोर असल में चैन ने डिज़ाइन किया था क्योंकि उसने फान को उस रात ब्रिज पर प्रॉमिस किया था कि वो कभी ना कभी उसके लिए एक बुक स्टोर ज़रूर डिज़ाइन करेगा। यहाँ पर फिर वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करता है और उसके बाद वो बुक स्टोर के अंदर कुछ बुक्स चेक करने के लिए जाता है जहाँ उसकी नज़र एक बुक पर पड़ती है। पर जैसे ही वो उस बुक को उठाने लगता है तभी उसे कॉल आ जाता है जिस वजह से वो उसे चेक नहीं करता और जब वो यहाँ से चला जाता है तो एक लड़की वहाँ पर बुक उठाकर पढ़ने लग जाती है जिसकी ऑथर ने एक लड़के के बारे में उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि वो उस लड़के को अपनी लाइफ के अंदर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती थी और अब जब वो लड़का उससे दूर चला गया था तो भी वो लड़की बस यही चाहती थी कि वो बस हमेशा खुश रहे और वो जब भी उस लड़के को याद करे तो वो ये भी समझे कि वो लड़की भी उसे याद कर रही होगी। असल में इस बुक की ऑथर फान थी जिसने ये बुक चैन के लिए लिखी थी और इसके अंदर उनकी स्टोरी थी कि कैसे वो बचपन से लेकर टीनेज लाइफ एक साथ थे और उन्होंने साथ में कितने सारे मोमेंट शेयर किए थे जिससे वो बूढ़े होने पर भी भूल नहीं सकते। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि फान भी अब्रॉड से वापस अपने होम टाउन आ चुकी थी। सबसे पहले वो अपना पुराना घर देखने के लिए जाती है जहाँ वो चैन को याद करने लग जाती है और हम ये भी जान पाते हैं कि फान ने अब्रॉड में ही किसी फॉरेन गाय से शादी भी कर ली थी पर वो उसके साथ रह नहीं पाई और उसने डिवोर्स कर लिया। जिसके बाद वो अपने होम टाउन में घूमने लग जाती है और सब कुछ याद करने लगती है कि कैसे वो और चैन यहाँ पर एंजॉय करते थे। उन दोनों का एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। दूसरी तरफ चैन भी यही सब कुछ याद कर रहा होता है। अपने पुराने घर आकर अपनी डैड की फ़ोटो के सामने यहाँ पर प्रे भी करता है। जिसके बाद हम जान पाते हैं कि जब चैन ने कॉलेज के बाद काम करना शुरू किया था तब उसे समझ में आया कि उसके डैड सही कहा करते थे कि आगे उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं। पर इसके साथ साथ वो मन में ये भी सोचता था कि उसके सामने कितने भी चैलेंजेस आए
पर उसने हर चैलेंज का ये सोचकर सामना किया कि कहीं ना कहीं फान भी चैलेंजेस फेस कर रही होगी और वो चाहता था कि वो उसके लिए हार्ड वर्क करे। जिसके बाद वो फान के दिए हुए कैंडी बॉक्स को खोलता है तो उसे याद आता है कि उसने फान से बेट लगाई थी कि जब वो सालों बाद मिलेंगे तब वो देखना चाहेगी कि ये सारी कैंडीज खाकर चैन के कितने दांत खराब हुए। पर उसने उसमें रखी हुई सारी कैंडीज नहीं खाई थी और जैसे ही वो उसको खोलता है तो उसमें कैंडी के रैपर में पैक किए हुए छोटे छोटे नोट्स मिलते हैं जो कि फान ने उसके लिए लिखे थे। उन्हें पढ़कर वो उसे याद करता है जिसमें एक नोट में फान ने लिखा हुआ था कि काश वो भी उसे पसंद करता जिस तरीके से वो उसे करती है। ये देखकर चैन रोने लग जाता है क्योंकि वो भी फान को उतना ही पसंद करता था पर वो कभी उसे ये बता नहीं पाया और असल में फान भी उसे पसंद करती थी पर वो भी कभी ये चीज़ समझ नहीं पाई कि वो उसे पसंद करता है। जो सब याद करके वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वहाँ से सीधे वो अपने स्कूल में जाता है जो कि फ़िलहाल बंद था, पर वो वहाँ पर जाकर अपनी क्लास को देखकर पास्ट मेमोरीज में पहुँच जाता है कि कैसे गो और उसके फ्रेंड्स साथ में गेम्स खेला करते थे और वो क्लास में फान के साथ बैठा करता था। ये सब याद करके वो काफ़ी खुश हो रहा था पर ये सारी चीज़ें बस एक मेमोरी बनकर अब रह गई थी। फिर वो प्रेजेंट में आ जाता है और स्कूल से बाहर निकलता है। अब जब वो टैक्सी से वापस घर जा रहा था तो उसे पता चलता है कि फान भी होम टाउन आई हुई है और उसने चैन को ये न्यूज़ पहुंचाने से मना किया था क्योंकि जब से उसका डिवोर्स हुआ था तब से वो नहीं चाहती थी कि वो चैन को परेशान करे। ये सुनकर वो उसी वक्त टैक्सी से उतर जाता है और फान को हर जगह पर ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ फान भी चैन के बनाए हुए बुक स्टोर में जाती है और जब वो वहाँ पर सब कुछ देखती है तो उसे याद आता है कि ये सब डिज़ाइन तो उसने चैन को बताई थी, जिससे वो समझ जाती है कि ये बुक स्टोर चैन ने उसी के लिए बनाया है पर वो उस टाइम उसे नहीं मिल पाती। दूसरी तरफ चैन उसे हर जगह पर ढूंढ रहा था पर वो उसे कहीं नहीं दिखती, इसलिए वो थक कर वापस जाने के लिए टैक्सी ले लेता है जहाँ वो ये सोचते सोचते सो जाता है कि उसे अपनी लाइफ में बहुत सारे चांसेस मिले थे जहाँ वो फान को बता सकता था कि वो उसे कितना पसंद करता है पर उसने हर उस चांस को ऐसे ही जाने दिया और वो कभी उसे नहीं बता पाया कि जिस तरीके से फान उसे पसंद करती थी वो भी उसे सीक्रेटली वैसे ही पसंद करता था। ये सब सोचते हुए अचानक से वो टैक्सी में सो जाता है। तभी उसे एक सपना आता है जहाँ वो अपनी पास्ट लाइफ में पहुँच गया था, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम से 2 दिन पहले जब मिस्टर वांग उन्हें क्लास में लेक्चर दे रहे थे कि उन्हें एग्जाम कैसे देना है। उस वक्त सनसेट भी हो रहा था जहाँ चैन सब कुछ वापस से देखकर वांग को हक कर लेता है और फिर फान को अपने साथ लेकर माउंटेन्स में चला जाता है जहाँ वो उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि वो कभी भी इस मोमेंट को ना भूले, फिर भले ही वो फ्यूचर में सेपरेट ही क्यों ना हो जाए या दोनों फ्यूचर में कितने भी सैड और हैप्पी क्यों ना हो। फिर वो उसे फाइनली बता देता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर देता है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो भी यही फील करती थी और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं क्योंकि अब फाइनली वो दोनों अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर चुके थे और अब कुछ भी हो जाए दोनों साथ रहने वाले थे। ये उनका बेस्ट मोमेंट था जिसे कभी भी भूलने नहीं वाले थे, पर असल में ये सिर्फ चैन का एक ड्रीम था जिसे वो इमेजिन कर रहा था कि काश वो ये सब उसे पहले बता पाता। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रह जाते हैं पर मिल नहीं पाते और इसी सैड एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।